नमस्कार, मैं हूं संध्या। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। सीएम धामी ने की महाराष्ट्र सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत। देवेंद्र फडणवीस को दी सीएम बनने पर बधाई। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। उत्तराखंड की पहली जौनसारी फिल्म मेरे गांव की बाट हुई रिलीज। फिल्म का पहला शो रहा हाउसफुल। अभिनेता अभिनव के अभिनय को लोगों ने सराहा। आगामी चुनाव पर शहरी विकास मंत्री का बड़ा बयान। प्रेमचंद ने कहा, एक साथ होने चाहिए निकाय और पंचायत चुनाव। बार बार आचार संहिता लगने से बचेगा प्रदेश। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर जुबानी जंग शुरू। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया मुद्दा विहीन पार्टी। कहा, विपक्ष के पास चुनाव लड़ने और विकास करने का कोई रोड मैप नहीं। अब खबर विस्तार से। महाराष्ट्र में गुरुवार को नए सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली है। फडणवीस को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शपथ दिलाई। वहीं महायुति में शामिल शिवसेना शिंदे के प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मुंबई के आजाद मैदान पर हुए शपथ ग्रहण समारोह में जन सैलाब उमड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत राजनीति के दिग्गजों ने समारोह में शिरकत की। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यहाँ महायुति गठबंधन को भारी बहुमत मिला है। सभी ने देवेंद्र फडणवीस को अपना नेता चुना है। मैं उन्हें बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र तेजी से विकास की ओर बढ़ेगा। उत्तराखंड की ओर से उन्हें बहुत शुभकामनाएं। महायुति गठबंधन को यहाँ पर पूरा भारी बहुमत मिला है और अब देवेंद्र जी को सब लोगों ने मिलकर जो है नेता चुना है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। डबल इंजन की सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगी। उत्तराखंड की धामी सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने पर विचार कर रही है। राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उनका व्यक्तिगत मत है कि एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव हो, जिससे बार बार लगने वाली आदर्श आचार संहिता से भी निजात मिल सके और प्रदेश के विकास में भी कोई बाधा पैदा ना हो सके। नहीं, पंचायतों के चुनाव भी होंगे। अब आप जानते हैं कि इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ है तो प्रशासकों के कोई इनकी जिम्मेवारी दी गई है। अब हम वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि दोनों चुनाव साथ साथ हो जाएं, क्योंकि इससे खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा। जो हमारी आचार संहिता लगती है उसमें भी विकास कार्यों में भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में जो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक वोट यहाँ भी डालते हैं उधर भी डालते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो हमेशा आती है। उत्तराखंड की पहली जौनसारी फिल्म मेरे गांव की बाट को सिनेमा हॉल में आज रिलीज कर दिया गया है। इस मौके पर फिल्म के मुख्य अभिनेता अभिनव चौहान ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राज्य सरकार क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आंचलिक फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग दे रही है और इसी सहयोग के चलते उत्तराखंड की पहली जौनसारी फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म की परिकल्पना KS चौहान की है और निर्देशक अनुज जोशी है। उन्होंने कहा, राज्य गठन के बाद पहली जौनसारी फीचर फिल्म का बनाना सुखद है। इस फिल्म के जरिए लोगों को जौनसार की समृद्ध संस्कृति, विरासत, रीति रिवाजों को देखने जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने दर्शकों से फिल्म देखने की अपील की है। मेरी 6-7 साल पहले की कल्पना थी और हमारे जो डायरेक्टर अनुज जोशी जी, वो
30 साल पहले उन्होंने ये सपना देखा था। 30 साल पहले का उनका सपना और 8 7 9 साल पहले की हमारी परिकल्पना वो आज धरातल पर उतरी है। तो निश्चित रूप से गौरव की बात है पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे जौनसार बाबर के लिए, पूरे रवाई के लिए, पूरे जौनसार बाबर और हिमाचल के लिए, क्योंकि हमारी जो बोली और भाषा उस सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। कितनी भी बड़ी कोई घटना हो जाए, अगर हमारे जौनसार बाबर कोई महिला उस घर में पहुंच जाती है तो बड़े बड़े मसले भी उससे खत्म हो जाते हैं। इस फिल्म के माध्यम से मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूं जो जौनसार बाबर के लोग बाहर रहते हैं, वो अपने गांव जरूर आए। इसके माध्यम से एक संदेश है और मैं चाहूंगा ये फिल्म हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े महानगर है जहां जौनसार बाबर के लोग रहते हैं, हर महानगर में ये फिल्म जरूर लगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी तेजी से चल रही है। बता दें कि भाजपा ने निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, उनके पास ना तो उत्तराखंड के विकास का कोई रोड मैप भी नहीं है। कांग्रेस केवल दुष्प्रचार करने के साथ ही प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम करती है, लेकिन भाजपा विकास के आधार पर उत्तराखंड में काम कर रही है। और जैसे राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कार्यक्रम जारी किया जाएगा उसके अनुसार हम स्टेप बाय स्टेप आगे अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारी राज्य सरकार निकाय के चुनाव कराने की अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास न उत्तराखंड के विकास का कोई रोड मैप है। भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर उत्तराखंड में काम कर रही है और पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उन सभी चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को अंगीकृत किया है, उसको भरोसा किया है, भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा किया है। लेकिन कांग्रेस लगातार दुष्प्रचार करती है, भ्रम की स्थिति फैलाती है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 संपन्न हो चुकी है। अब उत्तराखंड सरकार शीतकाल यात्रा पर जोर दे रही है। उत्तराखंड में शीतकाल यात्रा को बढ़ावा देने के लिए न सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धार्मिक स्थलों पर जाकर श्रद्धालुओं को आमंत्रित करेंगे, बल्कि कैबिनेट मंत्री समेत अन्य नेता भी शीतकालीन धार्मिक स्थलों पर जाकर उन जगहों को प्रमोट भी करेंगे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 8 दिसंबर को रुद्रप्रयाग जिले में स्थित उखी मठ में बाबा केदार के दर्शन कर शीतकाल यात्रा का शुभारंभ करेंगे। रुद्रप्रयाग जिले के उखी मठ में स्थित अंकरेश्वर मंदिर में ही बाबा केदार की शीतकालीन पूजा होती है। वहीं पांडुकेश्वर में भगवान बद्री के दूत उद्धव मूर्ति की शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है। ऋषिकेश और रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत लगातार बढ़ रही चोरी और सड़क दुर्घटनाओं पर नवनियुक्त एसपी देहात काफी गंभीर नजर आ रही है। एसपी देहात ने चोरी और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास शुरू कर दी है। बता दें कि एसपी देहात जया बलोनी ने चारधाम यात्रा बस ट्रांजिट कैंप में ऋषिकेश, रायवाला और रानी पोखरी पुलिस के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में एसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों से चोरी और सड़क दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि को लेकर सवाल जवाब किए। उनसे चोरी और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विचार विमर्श भी किया गया है। जी, यहाँ पर ये बताया गया है कि लगभग 40 कैमरे ऐसे हैं जो कि किसी कारणवश नहीं चल पा रहे हैं, तो जो संबंधित विभाग है उनके साथ पत्राचार किया जा रहा है और शीघ्र ही इनको ठीक करवा लिया जाएगा। ऋषिकेश के अलावा यहाँ पे रायवाला निकट पड़ता है, वहाँ पे भी कुछ चोरियों के मामले सामने आए हैं, उनसे भी कुछ चर्चा हुई है? जी, मैंने इसी पूरे एरिया का ही किया है, जिसमें कि डोईवाला, रायवाला और रानी पोखरी, ऋषिकेश, इन सभी की समीक्षा की। तो चोरियों के मामले इस दौरान बढ़े हैं और साथ ही एक्सीडेंट केसेस, इन दोनों की समस्याएं ज़्यादा पाई गई। रानीखेत तहसील के सुदूरवर्ती गांव मोना और कलोना में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने दूर दराज से आए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम में पेंशन, राशन कार्ड, पेयजल, बंदरों से सफल हो रहे नुकसान, गांव में खुली बैठक नहीं होने के लेकर समस्याएं उठी, जिनमें से कुछ समस्याओं को मौके पर निस्तारण किया गया तो अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसमें कई जो गांव की समस्या, ग्रामीण समस्याओं को लोगों द्वारा उठाया गया, जिसमें कि बहुत सारी समस्याएं इस प्रकार की थी। कहीं स्कूलों की जो बिल्डिंग थी वो डैमेज थी, उसके अलावा कुछ रास्तों को घेर दिया गया था, तार बार की समस्या एवं जो जंगली पशुओं से जो क्रॉप को नुकसान होता है उसके बारे में समस्याएं उठी थी।
इसके अलावा कुछ लोगों की समस्याएं थी कि किसान निधि की पेंशन जो है वो उनके पास नहीं आ रही है तथा अन्य पेंशनों के ऊपर जो है इस तरह की कई समस्याएं उठी। बंदर का आतंक जो है। ऋषिकेश में एक के बाद एक चोरी कर पुलिस की नाक में दम करने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2 चाकू, एक 32 बोर का तमाचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों का एक साथी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। आरोपी कई आपराधिक मामलों में पहले भी कई राज्यों से जेल की हवा खा चुके हैं। चोरी और सड़क दुर्घटनाओं के मामले में सख्त दिखाई दे रही एसपी देहात जयवलोनी ने मामले का खुलासा किया है। पिछले कुछ दिनों से ऋषिकेश कोतवाली में नकबजनी और चोरी के लगातार घटनाएं हो रही थी, जिसमें 4 मुकदमे दर्ज किए गए थे। हमारी टीम लगातार ही इनकी गिरफ्तारी के लिए और चोरी के खुलासे के लिए प्रयास कर रही थी। इसमें आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से सैनी उर्फ सन्नी, संजय और विकास, इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। ये सभी हस्तिनापुर मेरठ के निवासी हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी पता चला है। इसमें एक मोहित इनके साथ अपराधी था, जिसे वांछित किया गया है। इन सभी के पास से चोरी का माल बरामद हुआ है। साथ ही साथ 2 अवैध चाकू, 1 अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं, जिस संबंध में आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। ब्रेक के बाद स्वागत। नेपाल शिवा से गेट श्री राम उग्र शिक्षण सेवा संस्थान खिलाड़ियों के परिसर में गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र काशीपुर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कटिमा में 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। गोष्ठी में डॉक्टर सिद्धार्थ कश्यप द्वारा गन्ने की नवीनतम प्रजातियों तथा सामान्य एवं शीघ्र प्रजातियों के बारे में किसानों को विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया। साथ ही क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार प्रजातियों को बोने हेतु सुझाव दिया गया। वहीं डॉक्टर संजय कुमार सिंह द्वारा गन्ने में लगने वाले प्रमुख कीटों रोगों के बारे में जानकारी देते हुए उनके निवारण से संबंधित भी जानकारी दी गई। ग्राम खलेड़िया में जो आयोजित की गई, इसमें गन्ना किसानों को गन्ने की जो नवीन शीघ्र की प्रजातियां हैं उनकी जानकारी दी गई। बेहतरीन उत्पादन देने वाली, अच्छी सकरा देने वाली जो प्रजातियां हैं, जिनमें मुख्यतः है कोपन 12221, कोलक 14201, को 15023 तथा कोसा 13235 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। किसानों को ये भी बताया गया कि किस तरीके से ये जो बीमारी है, जिनमें कि काना रोग और उकटा रोग हमारे गन्ने की फसल को जो है किसानों को प्रभावित कर रही है, और कहीं ना कहीं अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इन बीमारियों से बचाव के बारे में भी। नवनियुक्त एसपी देहात शेखर चौहान ने रुड़की के थाना फिरान कलियार का निरीक्षण किया। उन्होंने थाने का भवन बनने के लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण करने के बाद पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि नवनियुक्त एसपी देहात शेखर चंद्र चौहान ने सीओ रुड़की नरेंद्र पंत के साथ फिरान कलियार पहुंचकर थानाध्यक्ष दिलवर सिंह नेगी के साथ रहमतपुर रोड पर थाना का भवन बनने वाले प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया। तो गवर्नमेंट का प्रपोजल के अकॉर्डिंग एक जमीन चिन्हित हुई, जिसमें एक बिल्डिंग का प्रस्ताव है। तो उसमें कुछ जो निर्माण इकाई है, उन्होंने कुछ डाउट किए थे कि इसमें जल भराव या खुद उनका जो प्रपोजल है उसको लेके उनको पुलिस का अभिमत चाहिए था। उस अभिमत हेतु मैंने उस पर्टिकुलर स्पॉट का निरीक्षण किया। तो रिपोर्ट आज हमारी प्रेषित हो रही है। साथ ही कलियर थाने में जाकर के जो हमारी पुलिस मीटिंग होती है, वो भी मीटिंगली जो आवश्यक निर्देश हमने सबऑर्डिनेट को देने हैं। लक्ष्य क्षेत्र में विभिन्न हिस्सों को चिन्हित कर स्कूली बच्चों संबंधित आवाजाही की निर्धारित समय विधि के दौरान ओवरलोड वाहनों और अन्य आरोपी चालकों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही का अंजाम दिया गया है। तहसीलदार मजिस्ट्रेट प्रताप सिंह चौहान ने मुताबिक उच्च अधिकारियों के आदेश पर अनुपालन की दिशा में पर्याप्त पुलिस बल के साथ कई आरोपी चालकों और ओवरलोड वाहनों के विरोध चालान काटकर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। एक तो स्कूल के टाइम जो है बच्चों का, मतलब स्कूल जाने का, स्कूल से आने का, उस समय जो है ये लोडेड वाहन न चले, विशेष रूप से गन्ने के जो ट्रैक्टर वगैरह आ रहे हैं। और दूसरा ओवरलोडिंग, तो उसके लिए हम लोग आए पुलिस के साथ जो यहाँ पे आए हैं। अभी आप देख रहे हैं, आप लोग साथ में ही हैं, तो 5 तो चालान हो गए और 2 गाड़ियाँ सीज हो गई है, उनके पास कुछ पेपर ना होने के कारण। कार्रवाई तभी चल रही है, वो तो चलती रहेगी। एक सप्ताह से अधिक समय से गायब नाबालिग किशोरी की बरामदगी को लेकर परिजनों ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मिलकर मैंगलोर
कोतवाली पहुंचकर पुलिस पर लापरवाही किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नाबालिग किशोरी विगत 26 नवंबर को स्कूल के लिए निकली थी। स्कूल खत्म होने के बाद किशोरी घर वापस नहीं लौटी। अभी तक पुलिस ने किशोरी की तलाश नहीं किया और पुलिस किशोरी को नहर में डूबकर आत्महत्या किए जाने की बात कर रही है। वहीं सीओ मंगलौर विवेक कुमार ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि कोई नाबालिग किशोरी नसीबपुर कला के पास गंग नहर में डूब रही है। 27 तारीख की शाम को 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कुछ लोगों ने एक लड़की को जो डूबते हुए देखा था। तो नहर में उसका ढूंढने का भी प्रयास किया गया तो उसका पता नहीं चला था। बाद में ज्ञात हुआ कि नसीबपुर कला की रहने वाली जो युवती है, नाबालिग है, और उसके संबंध में जो प्रकरण है वो हुआ है। उनकी 2 बेटियां और वो स्कूल जाती हैं, डेली जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि जो छोटी बेटी है वो ये कह करके अपनी बड़ी बहन को कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है या तबीयत खराब है, ये कह के घर स्कूल के आधे रास्ते से वापस आती है। और जब बड़े वाली बेटी वापस घर आई तो वो घर नहीं मिली उसे। जानकारी मिली कि वो घर पर नहीं पहुंची। जब पूछ पड़ताल करी तो जानकारी ये मिली कि किसी लड़के से बात किया करती थी। IIT रुड़की के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। छात्र का शव कमरे के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्र के कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को पुलिस ने वीडियोग्राफी कराकर बाहर निकाला है। मृतक छात्र राजस्थान का निवासी बताया गया है। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। मृतक VSMS द्वितीय वर्ष का छात्र था, जिसकी उम्र मात्र 19 साल थी। छात्र IIT परिसर में स्थित जवाहर छात्रावास के कमरा नंबर 12 में रहता था। बंद कमरे में किसी व्यक्ति के शव की सूचना थी, तो वहां जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के सामने वीडियोग्राफी में वो दरवाजा तोड़ा गया। तोड़ने के बाद अंदर देखा कि वो प्रथम दृष्टया सुसाइड है, और सुसाइड के बाद जो अग्रिम कार्रवाई है, बॉडी उतारना, पंचायतनामा, वो सब चीजें चल रही हैं। परिजनों को बता दिया जो राजस्थान के रहने वाले हैं। परिजन शायद आ चुके हैं। उसके स्पष्ट कारण क्या है, क्यों ये इंसिडेंट हुआ। बारिश न होने की वजह से प्रदेश में सूखी ठंड के साथ ही प्रदूषण का बढ़ता ग्राफ आम जनता को परेशान कर रहा है, जिससे सांस संबंधित समस्याओं के साथ ही सर्दी जुकाम के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। खासकर मैदानी इलाकों सहित राजधानी देहरादून में पिछले कई दिनों से अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगातार बनी हुई है। हालांकि अस्पतालों में मरीजों को उचित उपचार मिल सके, इसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय जैन ने सभी अस्पताल को निर्देश दिए हैं। ठंड का भी प्रकोप अपनी उस पर नहीं आ पाया, इस वजह से इस समय फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के लिए यह मौसम सबसे ज़्यादा फेवरेबल रहता है, तो उसी से संबंधित मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं। जैसे ही बारिश हो जाती है तो फिर दिन में भी यदि सर्दी बढ़ जाती है तो इन केसों में अपने आप स्वतः ही काफ़ी कमी आ जाएगी। लेकिन मेरे द्वारा सभी अस्पतालों को इसमें निर्देश दिए गए, इस बीमारियों से संबंधित लोग जो